तो इस साल अगर आपने जेई मेंस के लिए अप्लाई किया है और आप जे एडवांस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जे एडवांस में क्या होता है कि आपके कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जब तक आप वो फुलफिल नहीं करोगे तब तक आप जे एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि मान लीजिए अगर आपने एग्ज़ाम दे भी दिया तो उसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, जब तक आप वो फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपकी रैंक रिलीज़ नहीं करी जाएगी, मतलब आपकी कोई भी रैंक नहीं बनेगी। तो जेई मेंस में क्या है कि सिंपली कोई भी बच्चा जो मैथ्स वगैरह उसने लिया हुआ है वो जाके अप्लाई कर देता है, आपका सेंटर आता है, एग्जाम देते हैं, आपकी रैंक रिलीज हो जाती है। लेकिन जे एडवांस में ऐसा नहीं होता। और भी कुछ बच्चों को डाउट रहते हैं कि सर किस ईयर में हमने 12th का एग्जाम दिया हो तो हम दे सकते हैं। तो जितने भी जे एडवांस के एग्जाम से रिलेटेड डाउट हैं या जो भी चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है, फिर कैसे रैंक आएगी, फिर कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। जो भी रोड मैप होता है जे एडवांस का इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा जे एडवांस के एग्जाम से रिलेटेड अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि दो तरीके के कट ऑफ होते हैं। एक जेई मेंस का कट ऑफ होता है जे एडवांस के लिए, और एक जे एडवांस का अपना खुद का कट ऑफ होता है। अब ये दोनों कट ऑफ क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए जेई मेंस का कट ऑफ क्या होता है जे एडवांस के लिए। तो मान लीजिए कि आपने जेई मेंस में एग्ज़ाम दिया इस साल, ठीक है, 2025 का आपने एग्ज़ाम दिया। अब इसमें मान लीजिए जैसे 12 लाख बच्चे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आपके 12 लाख बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 12 लाख बच्चे सारे ही जे एडवांस का एग्ज़ाम दे पाएंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, वही बच्चे जे एडवांस का एग्ज़ाम दे पाते हैं। अब कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो देखिए जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जेई मेंस का उसमें से 2.5 लाख बच्चे लिए जाते हैं, ठीक है। 2.5 लाख बच्चे आपके यहाँ पे लिए जाते हैं। और ये जो बच्चे हैं सारी कैटेगरी मिला के होते हैं, सारी कैटेगरीज आपके मिला के होते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सारी कैटेगरी के जो टॉप 2.5 लाख बच्चे हैं वही बच्चे लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या एक डाउट होता है बच्चों को कि सर मान लीजिए 12,000 बच्चे हैं और जेई मेन से मान लीजिए किसी साल 20 लाख बच्चे बैठ गए, ठीक है, तो 20 लाख बच्चे बैठ भी जाएंगे फिर भी जो ये वाला नंबर है वो चेंज नहीं होगा। कितने भी बच्चे जेई मेंस में अप्लाई करें, लेकिन जे एडवांस के लिए जो टॉप के आपके 2.5 लाख बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो 2.5 लाख बच्चे बिल्कुल ऊपर वाली रैंक में आते हैं वही बच्चे लिए जाते हैं। अब दूसरा डाउट होगा कि सर मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तो मेरी कितनी रैंक होनी चाहिए, या ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो मेरी कितनी रैंक होनी चाहिए 2.5 लाख में। तो क्योंकि ये तो सारी कैटेगरीज का बच्चा हो गया, ठीक है। अब ये 2.5 लाख में आपको पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी वाइज कितनी रैंक लानी होती है वो सबसे बड़ा डाउट होता है। तो वो भी मैं आपको आगे अब बता देता हूँ। तो उसको आप याद कर लीजिए कि हाँ भाई इतनी रैंक के अंदर हमें रैंक लानी है अगर हमें जे एडवांस का एग्जाम देना है। तो अब देखिए कितनी रैंक पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो ये देखिए पूरा डेटा है। जैसे ओपन के जो बच्चे हैं, जो जनरल ओपन के बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पे 96,187 के आसपास आपको अपनी जे मेंस की रैंक लानी पड़ेगी, तभी आप जे एडवांस में बैठ पाओगे। जो ओपन पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं वो यहाँ पे अपनी रैंक देख लें तो टोटल जो ओपन से बच्चे हैं वो 1,12,050 बच्चे यहाँ पे लिए जाते हैं। इस तरीके से देखिए 1,12,050 बच्चे लिए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है उसको 23,750 रैंक यहाँ पे लानी पड़ेगी, या इसके अंदर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24,000 आपका हो गया तो फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे, इसके कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी एनसीएल के बच्चे देख लें 64,125, ये रैंक आप याद कर लीजिए। अगर आप जे एडवांस के लिए सीरियस हैं तो इसके कम ही रैंक आपको लानी है। तो अपनी अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं वो ये रैंक याद कर लें कि हमें इससे कम टारगेट लेकर चलना है। कि मान लीजिए जैसे 64,000 है आपकी, अब अगर 65,000 भी आ गई तब भी आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आपको एग्जाम देने दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एससी का बच्चा देख ले, एससी में आपको लानी पड़ेगी 35,625 रैंक, और एसटी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो 17,812 रैंक आपको लानी पड़ेगी। ये पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज आपकी रैंक है। इतनी रैंक अगर आप लाते हो तभी आप जे एडवांस के एग्जाम में बैठ पाओगे, आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो आप अपनी अपनी रैंक यहाँ से याद कर लीजिए, इससे कम ही रैंक आप टारगेट लेके चलिए कि आपको जे मेंस में इतना तो स्कोर करना ही है कि आप जे एडवांस के लिए बैठ पाओ, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। तो ये आपका कट ऑफ हो गया एक तरीके से जेई मेंस का जेई एडवांस के लिए। अब जे एडवांस में भी अपना एक कट ऑफ होता है कि उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कुछ आपको स्कोर करना होता है, तभी आपकी वहाँ पे रैंक बनती है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे किसी कॉलेज को लेने के लिए या फिर काउंसलिंग कराने के लिए। अगर आप नहीं ला पाते हैं तो वो फिर आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, जे एडवांस में आपकी कोई भी रैंक नहीं बनेगी। तो वो कितना होता है वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो देखिए हमने देखा कि आपको जेई मेंस में मिनिमम रैंक लानी पड़ेगी तो आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप इस साल जे एडवांस में बैठ जाते हो, ठीक है, आप जे एडवांस में बैठ जाते हो, 2025 का आप एग्जाम दे रहे हो। अब यहाँ पे जे एडवांस का अपना भी एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है, वो भी आपको क्लियर करना है।
तभी आपकी रैंक बनेगी, वरना यहाँ पे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब ये क्या होता है वो मैं देखिए आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके एग्जाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब आप क्या सोचो कि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ लेता हूँ और मैथ में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो आपने क्या किया, फिजिक्स में आप 100 मार्क्स ले आए, केमिस्ट्री में आप 100 मार्क्स ले आए और मैथ में आपके जैसे 2 मार्क्स आ गए। तो आप सोचो कि यार हाँ ठीक है, हो गया, तो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में से रैंक बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे यहाँ से, ठीक है। कोई भी रैंक आपकी नहीं बनेगी, एग्जाम देने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जे एडवांस का अपना हर सब्जेक्ट का एक मिनिमम कट ऑफ होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, तभी यहाँ पे आपकी रैंक रिलीज होती है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर है, आप सोचो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, मैथ पढ़ लेता हूँ, फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, इसमें नंबर कम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम आपको एक परसेंटेज होता है, वो आपको उतना स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपकी रैंक बनती है। अब वो परसेंटेज क्या होता है, कितने नंबर मिनिमम आपको लाने हैं सब्जेक्ट में, या कितने परसेंट आपको स्कोर करना है, मैं अब आपके आगे जो है वो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको परसेंट बता देता हूँ कि कितने परसेंट आपको लाने हैं, फिर इसके बाद कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जो बच्चा कॉमन है, मतलब ये ओपन बच्चों के लिए है, जनरल बच्चों के लिए, यहाँ पे देखिए 8.68 इतना परसेंटेज आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आपकी रैंक बनेगी। और टोटल कितना होना चाहिए, 30.34, तभी आपकी यहाँ पे रैंक बनेगी। अगर इससे कम है तो कोई भी रैंक आपकी नहीं आएगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। अगर ओबीसी के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे देखिए ओबीसी के बच्चों को 7.80 इतना हर सब्जेक्ट में मिनिमम परसेंटेज आपका होना चाहिए। टोटल यहाँ पे 27.30, ये आप देख सकते हैं, टेबल आपके सामने है। और अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 7.80, इनका भी सेम है जितना ओबीसी के बच्चों का है, और टोटल उनका भी यहाँ पे 27.30 सेम है। एससी के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे 4.37 इतने परसेंटेज हर सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, तभी आपकी रैंक यहाँ पे बनेगी। एसटी के बच्चों को यहाँ पे उनका भी सेम है 4.34, बाकी टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 15.17, 15.17, और ये जो है ये पीडब्ल्यूडी के बच्चों के लिए है, वो भी अपना यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको परसेंटेज यहाँ पे बता दी। अब परसेंटेज से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बच्चे कहते हैं सर कितने मार्क्स हमें लाने हैं, मतलब कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कराएं कि हमारा वो सेफ हो जाएगा। तो अब मैं देखिए आपको पहले मार्क्स बता देता हूँ, ठीक है। मार्क्स ये देखिए यहाँ पे सामने आपके सामने लिस्ट है, इसमें देखिए हर कैटेगरी वाइज मार्क्स दिए हुए हैं कि मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने हैं। तो जैसे हम जनरल की बात करें तो 10 नंबर आपके ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में आने ही चाहिए, मिनिमम इतने नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। और टोटल कितने नंबर होने चाहिए, 109, ठीक है। टोटल कितने होने चाहिए, 109। तो अगर मान लीजिए मैथ में आपके 10 आ गए, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 109 आपको तीनों मिला के आ गए, तब भी आप सेफ हो। लेकिन अगर मैथ में आपके 9 आ गए, ठीक है, और यहाँ पे आप टोटल मिला के 200 भी कर लो, तब भी आपकी रैंक नहीं बनेगी, ठीक है। तो मिनिमम 10 तो लाने ही है हर सब्जेक्ट में। और अगर हम ओबीसी के बच्चों की बात करें तो देखिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के उनका भी 9 है मिनिमम हर सब्जेक्ट में, एससी के बच्चों का 5 है, एसटी के बच्चों का भी यहाँ पे 5 है। अब ये टोटल भी आप जरूर यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल इतने नंबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 9 ले आए मैथ में, 9 ले आए केमिस्ट्री में, ओबीसी की हम बात कर रहे हैं तो 9 जैसे आपका है, 9 आप मैथ में ले आए, 9 केमिस्ट्री में ले आए, 9 आप फिजिक्स में ले आए, तो सोचो कि रैंक बन जाएगी, तब भी नहीं बनेगी। टोटल मिला के 98 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आप जो है नंबर, ये जरूर आप याद रखिए अगर आपको अपनी रैंक अच्छी खासी लानी है तो, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी के बच्चों का देखिए नीचे डाटा दिया हुआ है, वो भी अपना यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने परसेंटेज की बात कर ली कि ईच सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज होने चाहिए, कितने नंबर आपके होने चाहिए। अब बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि जेईई मेंस में सर परसेंटाइल कितना होना चाहिए हमारा, क्योंकि देखिए मार्क्स तो रैंक आपको बाद में पता चलेगी, परसेंटाइल वाइज भी लास्ट ईयर का मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कि कितने परसेंटेज पे कितने बच्चे गए थे। फिर एंड में ये भी दिखाऊंगा कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने, जैसे मान लीजिए 2.5 लाख बच्चे हैं, ठीक है। अब ऐसे 2.5 लाख बच्चे जो आपके सेलेक्ट होते हैं, 2.5 लाख बच्चों में सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते, इसमें मान लीजिए 2 ही लाख बच्चे एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप मत सोचिए कि 2.5 लाख पूरा बच्चा अप्लाई करता है, इसमें बहुत ही कम बच्चे हो जाते हैं जो कि जे एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसका भी मैं डेटा भी आपको आगे बताता हूँ, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि जेईई मेंस में परसेंटाइल आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा दिखा रहा हूँ। तो ओपन में लास्ट ईयर में देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने लिए गए थे, ये देखिए इतने कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए थे, और परसेंटाइल कितना था 93.236218 ये परसेंटाइल था बच्चों का, ठीक है। ऐसे ही जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने लिए गए थे, 25,029 बच्चे लिए गए थे। रिक्वायर्ड कितने थे, 23,750। तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का टाई वगैरह हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन परसेंटाइल कितना था, ये मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। देखिए लास्ट ईयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर का डिस्कशन हो रहा है जेईई में
24। तो EWS के बच्चों के लिए कितना है परसेंटाइल लगा था 81.3266, ठीक है। OBC की अगर हम बात करें तो देखिए कितने बच्चे लिए गए थे 67,570 बच्चे यहाँ पे लिए गए थे। परसेंटाइल कितना होना चाहिए था 79.6757, इतना आपका परसेंटाइल यहाँ पे बनना चाहिए था। SC के बच्चों की बात करें तो SC के 37,581 बच्चे लिए गए थे, परसेंटाइल यहाँ पे देखिए 60.09 परसेंटाइल लगा था। अगर ST बच्चों की बात करें तो देखिए 18,780 बच्चे यहाँ पे टोटल लिए गए थे, उनका परसेंटाइल था 46.69, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर इतने इतने परसेंटाइल पे इस तरीके से बच्चे परसेंटाइल लाए थे और इतने बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। तो देखिए टोटल रिक्वायर्ड कितनी थी 2,50,000 की, लिए कितने गए थे 2,50,284। तो यहाँ पे 100 200 300 ऊपर नीचे यहाँ पे डेटा हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों का यहाँ पे टाई भी हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। सबसे पहले आपका जे मेंस का आपने कट ऑफ है वो हमने यहाँ पे देखा कितनी रैंक आपको लानी है। फिर ये देखिए परसेंटाइल भी लास्ट ईयर का मैंने आपको दिखा दिया कि कितना इतना परसेंटाइल बच्चों का लगा था। फिर उसके बाद जे एडवांस का अपना खुद का कट ऑफ होता है, वो भी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया कितना होता है। अब लास्ट में कितने बच्चे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि जनरल कैटेगरी के 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये 10,000 बच्चे जो जे एडवांस में सेलेक्ट होंगे उसमें से सीट कितनों को मिल जाती है, ठीक है, कितने परसेंट बच्चों को सीट मिल जाती है। ये बहुत एक अच्छा डेटा होता है एनालाइज करने के लिए कि आपके एडमिशन के चांसेस कितने हैं, क्योंकि आप पहले जे मेंस में मेहनत करोगे, फिर जे एडवांस में मेहनत करोगे, फिर उसके बाद अगर मान लो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए तो IITs मिलने के आपको चांसेस कितने होते हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको सीट मिल जाती है, वो फाइनल वो डेटा मैं आपको बताता हूँ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट ईयर जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जितने बच्चों ने अप्लाई किया था, वो डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं उसमें सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते, कुछ बच्चे अप्लाई नहीं भी करते कि अगले साल अच्छे से मेहनत करके अप्लाई करेंगे। तो देखिए लास्ट ईयर अभी हमने देखा था कि 2.5 लाख के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन कितनों ने किया था 1,86,000 बच्चों ने। ये देखिए नीचे जो आप देख रहे हो केवल 1,86,000 बच्चों ने। अब तो यहाँ पे देखिए आपकी 60,000 बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है लगभग, ठीक है। अब ये 86,000 बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन अपीयर्ड कितने हुए, एग्जाम देने कितने गए 1,80,000। तो सीधे सीधे 70,000 बच्चे यहाँ पे आप देखिए कम हो गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो 2.5 लाख बच्चे होते हैं उसमें से 60-70 बच्चे हर साल अप्लाई नहीं करते, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो जनरल के बच्चे, अब देखिए हम पहले जनरल वाला बच्चा देखते हैं। जनरल के जो बच्चे हैं उन्होंने क्वालिफाइड कितनों ने किया, 14,000 बच्चों ने क्वालिफाइड किया था, और अलॉटेड सीट कितने बच्चों को उनमें सीट मिली थी 6,846 बच्चों को सीट मिली। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो 50% के आसपास यहाँ पे बैठता है। मतलब हर 2 बच्चे जिन्होंने क्वालिफाइड किया है जे एडवांस के लिए, हर 2 बच्चों में से एक बच्चे को यहाँ पे सीट मिली है, ठीक है। लास्ट ईयर के हम डेटा के हिसाब से अगर लेके चलें तो जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था जनरल कैटेगरी में, उनमें से हर 2 बच्चे में एक बच्चे को यहाँ पे IIT में सीट मिल गई है, ठीक है। OBC के बच्चों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 9,281 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे टोटल यहाँ पे, और सीट कितनों को मिली थी 4,665 बच्चों को सीट मिली थी। ये भी डेटा आपका अगर आप निकालोगे तो 50% के आसपास यहाँ पे बैठेगा। मतलब OBC के बच्चों के लिए भी सेम है, हर 2 में से एक बच्चे को यहाँ पे सीट मिल गई थी। ऐसे ही जनरल EWS देखोगे तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे क्वालिफाइड हुए थे, लेकिन जो सीट है वो यहाँ पे आप 50% के आसपास नहीं देखोगे, यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन था। यहाँ पे 1,876 बच्चों को यहाँ पे सीट मिली थी IIT में, ठीक है। तो ये वाला जो जनरल EWS के बच्चे हैं वो अपना यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। SC के बच्चों की बात करें तो SC में देखिए 13,794 बच्चों ने क्वालिफाइड किया था, सीट लेकिन केवल 2,653 बच्चों को यहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है SC कैटेगरी के बच्चों में। क्वालिफाई बहुत बच्चों ने किया हुआ है, लेकिन सीटें जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे कम मिली हैं बच्चों को, ठीक है। ST कैटेगरी अगर हम बात करें तो ST कैटेगरी में देखिए 5,076 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड हुए थे, सीट यहाँ पे मिली है 1,332 बच्चों को, ठीक है। और टोटल अगर हम देखें तो क्वालिफाइड देखिए 1 लाख, शुरू से मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2.5 लाख बच्चे पहले सेलेक्ट हुए, फिर 1,80,000 बच्चे यहाँ पे अपीयर्ड हुए एग्जाम में, क्वालिफाइड कितने हुए 48,248, और IIT मतलब कॉलेज कितनों को मिला 17,695, ठीक है। तो ये टोटल लास्ट ईयर का मैंने आपको यहाँ पे डेटा बता दिया है। अब ये टोटल से आपको मतलब नहीं है, आप जिस कैटेगरी के हैं उस सिर्फ उस कैटेगरी में अपना देखिए कि OBC और जनरल का यहाँ पे क्या रहता है 50% रहता है, बाकी का थोड़ा यहाँ पे कम रहता है, ज़्यादा कंपटीशन होता है जनरल EWS SC और ST कैटेगरी के बच्चों में। तो ये हमने सारा डेटा देख लिया है। एक रोड मैप यहाँ पे आप अपना पहले बना लीजिए कि JEE मेंस में मुझे कितनी रैंक लानी है, जो मैंने बताया था। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको कितनी रैंक लानी है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पे आप देखिए, अगर कर लेते हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाएगी, अगर आप जनरल OBC के बच्चे के हो। अगर आप EWS SC या ST हो तो यहाँ पे थोड़ी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए कट ऑफ से रिलेटेड जितने भी क्राइटेरियाज थे वो हमने यहाँ पे सारे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब जो एज और 12th का आपका क्राइटेरिया होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो
एज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 अक्टूबर सन 2000 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 अक्टूबर 1995 इसके बाद की यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो पाओगे। ये आपका एज का क्राइटेरिया। ठीक है, अब हम 12th बोर्ड के यहाँ पे क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने 2024 में 12th पास किया है तो वो एलिजिबल है। कोई बच्चा है जो इस साल अपीयर कर रहा है 2025 में, वो एलिजिबल है। तो ये 2 ही साल अगर आपने अपना 12th पास किया तो ही आप एलिजिबल हो। कोई बच्चा है जैसे मान लीजिए 2023 में उसने पास किया तो वो इस साल जे एडवांस में एलिजिबल नहीं है, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, और आपका एक यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि आपने इससे पहले कहीं आई में एडमिशन ना लिया हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो जितने भी देखिए क्राइटेरिया हैं वो हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। जो भी चीज़ें होती हैं मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है और आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग और जो भी आपका यहाँ पे जब एग्जाम वगैरह होगा, रिजल्ट वगैरह आएगा तो डिटेल में हम उसको एनालाइज करेंगे। तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।